गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने के मेथड के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने पहला मेथड शुरू भी कर लिया था, परावर्तन विधि के द्वारा अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करना, और उसका हमने आधा भाग कर लिया था। और हमने बताया था कि क्या था सर, ये डायग्राम बनाया था आपने कि अगर हम ये जो आपका आपतन तल है सर, इस पर हम अध्रुव प्रकाश आपतित करें, इस आपतन में क्या डालना सर, अध्रुव प्रकाश आपतित करो, पर किस पे डालना है तो सबसे बड़ी कंडीशन, आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर होना चाहिए। बताया था मैंने आपको कि आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग, आपतित अध्रुव प्रकाश का परावर्तित भाग तभी ध्रुवित में कन्वर्ट होगा जब आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर हो। तो देखो ये कौन है आपका सर, अध्रुव प्रकाश है, ठीक है। ये कौन आपका अध्रुव प्रकाश है। यदि हम इसको ध्रुवण कोण पर आपतित करें तो क्या बताया था सर, इसका जो परावर्तित भाग है सर, वो तो पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इसका जो परावर्तित भाग है वो तो क्या है सर, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। और जो इसका अपवर्तित भाग है सर, वो आंशिक रूप से ध्रुवित हो पाता है। ये है सर अपवर्तित भाग, जो क्या होगा सर, आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब ये होगा सर, देखो यहाँ तो पूरे डॉट गायब हो गए, केवल y है, तो ये तो कौन है सर, ये बताया था, ये तो अध्रुवित है सर, अध्रुवित। और सर ये कौन है सर, ये हो गया पूर्णतः ध्रुवित, इसका ध्रुवण पूरा हो गया, पूर्णतः ध्रुवित है सर ये, ठीक है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश। और सर ये कौन है सर, अपवर्तित भाग का ध्रुवण होता तो है लेकिन इसका 100% नहीं होता, कुछ ये आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। जैसे इसमें क्या होगा सर, कुछ जगह वेक्टर रह जाएगा, कुछ जगह डॉट रह जाएगा, कुछ जगह y और डॉट दोनों रह जाएंगे, फिर डॉट रह जाएगा, फिर y डॉट रह जाएगा। तो ध्रुवण तो हुआ इसका लेकिन आंशिक रूप से, ठीक है। तो ये कहलाता है सर आंशिक ध्रुवित। क्या सर, ये आंशिक ध्रुवित कहलाता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ओके ना, यहां हमने बता दिया था कि जब ध्रुवण कोण प्रकाश अध्रुव प्रकाश आपतित करते हैं तो उसका परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है और अपवर्तित भाग आंशिक रूप से ध्रुवित हो पाता है। इस प्रकार अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर लिया जाता है। और अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने की जो विधि है वही है आपका परावर्तन विधि। कौन सा मेथड कर रहे थे अपन लोग सर, परावर्तन विधि की हम बात कर रहे थे, परावर्तन विधि की हमने बात की और इसमें कर लिया। अब इसका जो सेकंड पोर्शन था सर, वो हमें प्रूव करना है। इसका जो सेकंड भाग था वो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना है सर, ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों भाग है, कौन, परावर्तित और अपवर्तित, हमें क्या प्रूव करना है सर, जो परावर्तन विधि है उसमें जो परावर्तित भाग है और ये जो आपका अपवर्तित भाग है सर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं सर, परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्या प्रूव करना है कि सर, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। या ऐसे बोलो कि पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाश आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करें सर, किस तरह से प्रूव करें, हमें प्रूव करना है कि सर ये जो दोनों भाग है सर, वो आपस में 90 डिग्री पर है, ठीक है। कैसे प्रूव करें इसके लिए, तो देखो इसके लिए आप दिमाग यूज करें थोड़ा सा। सर ये आपतन कोण कितना है, IP, आपतन कोण कितना है, IP है। और सर ये कौन है सर, ये है परावर्तन कोण सर, ये कौन है सर, परावर्तन कोण। बताया था मैंने कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको अपवर्तन कोण। ये कौन है आपका, अपवर्तन कोण है सर आपका, ये कौन है सर आपका, अपवर्तन कोण है। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। इसके अलावा सर और देखो आप सर, ये है कौन, परावर्तित भाग, और सर ये कौन है, अभिलंब। तो सर ये है परावर्तित भाग के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया हुआ सर, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। वैसे हम इसको भी क्या लिखते हैं, R, इसको भी क्या लिखते हैं, R, ठीक है। तो सर ये कौन है आपका सर, ये है परावर्तन कोण। कौन है सर, ये आपका परावर्तन कोण है। लेकिन देखो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, तो हमने शुरू में बता दिया था कि जो भी परावर्तन होगा सर, समतल परावर्तन की बात करेंगे। हमने बताया था विस्तृत परावर्तन का अध्ययन इस चैप्टर में नहीं करेंगे, जो भी है समतल। समतल परावर्तन की सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी सर, समतल परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ हम बात करके चल रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि परावर्तन कैसा हो रहा है, समतल हो रहा है।
विस्तृत परावर्तन हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे। तो आप बताइए, अगर समतल परावर्तन बोल रहे हो यहाँ पे, तो समतल परावर्तन में क्या होता है सर, अपवर्तन कोण का मान, सॉरी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात जितना आपतन होगा उतना ही परावर्तन होगा। आप बताइए, यहाँ आपतन कितना है आईपी, यहाँ आपतन कितना है आईपी, तो सर इसका परावर्तन कोण भी कितना होगा आईपी। तो पहले तो आपको ये कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। पहली कंडीशन तो क्या यूज करनी है, ये कि सर आपतन कितना है आईपी ध्रुवण कोण, तो सर परावर्तन भी कितना होगा आईपी। यहां पहुंच गए। इसके बाद अब देखो सर ये कोण कितना है आईपी, सर ये कोण कितना है आर, ठीक है। तो ये ध्रुवण कोण और ये आर। वैसे हमें प्रूव क्या करना है सर, हमें तो प्रूव करना है कि सर ये भाग आपस में क्या है 90, ये भाग आपस में क्या है 90 है। तो मुझे प्रूव करना है सर ये भाग 90 डिग्री होना चाहिए, लंबवत तभी होगा जब आपस में 90 डिग्री एंगल होगा। सर ये 90 कब हो सकता है, तो देखो इसको 90 प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि आईपी प्लस आर कितना है 90 डिग्री। अगर आप ये प्रूव कर दो, अगर हम ये प्रूव कर दें क्या कि सर ये जो आईपी है और ये जो आर है आपका, ये जो आपका आईपी और ये जो आर है सर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री, प्रूव कर दो आप, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पर लंबवत है। क्यों सर, देखो ये अगर आईपी प्लस आर 90 है तो सर ये अपने आप क्या होगा 90 होगा, क्योंकि सर पूरा कितना होता है 180 होता है, ये पूरा कितना होता है 180। तो आप बताओ आईपी और आर ये दोनों मिलके 90 है, फिर इसके बीच में कितना बचेगा 90। भाई आईपी प्लस आर 90, ये 90 तो 90 कितना होगा 180, पूरा कितना है 180 है। तो अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि सर ये जो बीच वाला भाग है सर वो क्या है 90 है, तो इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि आईपी प्लस आर, आईपी और आर दोनों में कितना है 90, ये दोनों में कितना है 90, तो ये कितना बचेगा 90, क्योंकि पूरा कितना है 180, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यहां तक समझ में आना जरूरी है, फिर तो मैथ्स का कोई भी कर लेगा, ठीक है। एक तो डायग्राम बनाना आपको आता है, ठीक है। अब ये 90 प्रूव करने के लिए आईपी प्लस आर 90 प्रूव करना पड़ा। सर कैसे समझाया आपने, तो देखो ये कौन था ध्रुवण कोण, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सर यहाँ समतल परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है समतल, समतल परावर्तन में क्या होता है सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कितना है आईपी, तो परावर्तन भी कितना होगा आईपी, तो ये एंगल कितना हो गया आईपी, ये कौन होता है आर। अब हमें प्रूव करना है सर ये 90 डिग्री होना चाहिए, आपस में लंबवत है, तो ये 90 कब होगा जब प्रूव करो आईपी प्लस आर कितना होगा 90, ये दोनों मिलकर कितने होंगे 90, तो ये बचा वाला भी कितना होगा 90, क्योंकि पूरा कितना होता है 180, ठीक है। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि आईपी प्लस आर कितना है 90। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखता है कि पूर्णतः ध्रुवित भाग और आंशिक ध्रुवित भाग या परावर्तित भाग और अपवर्तित भाग को परस्पर लंबवत सिद्ध करने हेतु, परस्पर लंबवत सिद्ध करने हेतु हमें सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा आईपी प्लस आर कितना है 90, ये हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना होगा कि आईपी प्लस आर दोनों मिल कितने हैं 90, क्योंकि अगर ये दोनों 90 है तो बचा वाला भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि पूरा कितना होता है 1, और ये 90 प्रूव हो गया तो क्या सिद्ध हो गया कि परावर्तित और अपवर्तित भाग या पूर्णतः ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित परस्पर क्या है लंबवत है। तो सर इसको कैसे प्रूव करें 90, इसको प्रूव 90 कैसे करें, तो बहुत सिंपल है। एक बार हम इसमें जो अपवर्तन का पहला नियम है वो यूज करेंगे, और दूसरी बार हम इसमें बूस्टर नियम यूज करेंगे। एक तो स्नेल का नियम अपवर्तन का पहला नियम यूज करेंगे, दूसरा हम बूस्टर नियम यूज करेंगे, और दोनों को यूज करके हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि आईपी प्लस आर कितना होता है 90 होता है, आईपी प्लस आर कितना होता है 90 होता है, ठीक है। तो शुरू करें, सबसे पहले हम लिखेंगे अपवर्तन के प्रथम नियम से, अपवर्तन के प्रथम नियम से। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है सर, या पहले हम बूस्टर नियम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बूस्टर नियम अभी पढ़ा आपने, तो सर बूस्टर नियम क्या कहता है सर, बूस्टर नियम से क्या है, बूस्टर नियम से बताइए सर, बूस्टर नियम बताया भी आपने, ये tan IP बराबर क्या होता है म्यू होता है, tan IP बराबर क्या होता है म्यू होता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या यूज करें सर, आपने बताया था सर जो tan और थीटा होता है सर वो क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो हम जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos होता है, sin अपॉन क्या होता है cos होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे सर sin ऑफ IP अपॉन cos ऑफ IP बराबर कितना है म्यू, समीकरण नंबर 1। ये तो सर हमने किसको यूज किया बूस्टर नियम को, अभी भी बताया था
कि बूस्टर नियम क्या कहता है सर, ध्रुवण कोण की स्पर्शा माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ये हमने लिखा था आपके लिए कि ध्रुवण कोण की स्पर्शा माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ओके ना, अब सर किसका यूज करना चाह रहे हैं, अब हम सर सेकंड लिखेंगे स्नेल का नियम या अपवर्तन के प्रथम नियम से। तो देखो क्या लिख रहे हैं, अपवर्तन के प्रथम नियम से क्या लिख रहे हैं, अपवर्तन के पहले नियम की बात कर रहे हैं। अपवर्तन के प्रथम नियम से हम बात, सर अपवर्तन का पहला नियम क्या है, तो बताया था सर अपवर्तन का पहला नियम मैथमेटिक्स याद करो क्या था सर, ये था, ये है आपका साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कौन है सर, म्यू है। ये है अपवर्तन का पहला नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कितना है, म्यू है। जहां आई कौन है, आपतन कोण, आर कौन है, अपवर्तन कोण, और सर म्यू कौन है सर, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, जहां पूरा जानते हैं कि आई कौन है, आपतन कोण, और सर आर कौन है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये है सर अपवर्तन का पहला नियम या स्नेल का नियम। अब बताओ यहाँ आपतन कोण किसके बराबर है, तो देखो यहाँ आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर है। यहाँ देखो आपतन कोण क्या है सर, ध्रुवण कोण के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ जो आपतन कोण है सर वो ध्रुवण कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आई का मान क्या डालना है, आई पी डालना है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ आर बराबर कितना आएगा, म्यू। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो एक बार हमने क्या लिया, बूस्टर नियम लिया और समीकरण 1 तक आ गए। फिर एक बार हमने क्या लिया, अपवर्तन का पहला नियम लिया और समीकरण 2 तक आ गए। पर देखो समीकरण 1 की राइट हैंड साइड किसको जाती है, म्यू को। समीकरण 2 की राइट साइड किसको जाती है, म्यू को। तो आप देखो समीकरण 1 क्या है, लेफ्ट साइड म्यू, सर इसकी लेफ्ट, सर इसकी राइट साइड क्या है, म्यू, इसकी राइट साइड कौन है, म्यू। तो सर दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। सर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम बोलेंगे फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा बताइए सर, ये आएगा आपका साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा आपका साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से आगे साइन आई पी अपॉन कोस आई पी, साइन आई पी अपॉन साइन आर। अब बताइए साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल हो गया क्या, ठीक है, साइन आई पी साइन आई पी कैंसिल हो, तो हमारे पास कितना आया सर, हमारे पास आ गया, आप देखो हमारे पास आ गया आपका, हमारे पास आया ये 1 अपॉन कॉस आई पी बराबर कितना है सर, 1 अपॉन साइन आर, 1 अपॉन साइन आर। ओके, अब व्युत्क्रम ले लो, कुछ नहीं किया सर, बूस्टर नियम लिखा और 1 पे आ गए, स्नेल का नियम लिखा 2 तक आ गए। समीकरण 1 भी कौन है, म्यू, समीकरण 2 की राइट साइड भी कौन है, म्यू, तो दोनों की राइट हैंड साइड तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, बराबर। तो साइन आई पी साइन पी कैंसिल हो, तो कितना है 1 अपॉन कोस आई पी 1 अपॉन साइन आर। ठीक है, अब ये आएगा सर 1 अपॉन कोस आई पी 1 अपॉन साइन आर। तो क्या करोगे, दोनों और व्युत्क्रम ले लो, व्युत्क्रम लेने पे इक्वलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर व्युत्क्रम लेने पे तो क्या आएगा सर, व्युत्क्रम तो क्या आएगा सर, cos ऑफ आई पी बराबर क्या आएगा, sin ऑफ r, cos ऑफ आई पी बराबर क्या आएगा, sin ऑफ r। अब हमें क्या प्रूव करना है सर, ये प्रूव करना है आई पी प्लस आर कितना है 90, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि सर आई पी प्लस आर कितना होता है 90। सर ये कैसे प्रूव करें, तो सर इसके लिए हमें एंगल्स का कंपेरिजन करना पड़ेगा, जो इनके एंगल है उनका तुलना करो। ठीक है, तो कंपेरिजन करने के लिए सर यहाँ कोस है इसको कोस करो, या फिर यहाँ साइन उसको भी साइन करो। तो देखो साइन में इसको साइन कन्वर्ट करता हूँ, इसको लिखूंगा साइन ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा तो इसको साइन लिखेंगे हम π/2 माइनस आई पी, क्या लिखेंगे इसको π/2 माइनस आई पी बराबर कितना आएगा, साइन ऑफ आर। ये लिखो साइन π/2 माइनस आई पी कितना आता है, कोस आई पी आता है। ये सर π/2 को 90 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 90 भी लिख सकते हो, 90 माइनस आई पी, क्या लिख दो इसको 90 माइनस आई पी लिख दो, ये लो। ठीक है, 90 माइनस आई पी, तो ये 90 माइनस आई पी किसको जाएगा सर, कोस। बताया था सर यहाँ 90 आता है, साइन किसमें जाता है, कोस में, कोस किसमें आता है, साइन में। तो हमने लिख दिया साइन 90 माइनस आई पी खोलोगे तो ये क्या आएगा, कोस आई पी आएगा। अब देखो ये कौन है साइन, ये कौन है साइन, दोनों साइन बराबर है, तो सर इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या समझ में आया यहाँ तक सर, यहाँ तक आगे का व्युत्क्रम ले लिया, फिर cos आई पी और साइन आर है सर। अब हमें प्रूव करना है सर आई पी प्लस आर 90 होता है,
तो सर कम इसके एंगल की तुलना करो, तुलना करने के सर या तो यहाँ साइन साइन करो या फिर कोस कोस करो। तो सर हमने कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे लिखा सर 90 माइनस आई पी, इसको सोल्व करो। साइन 90 माइनस आई पी क्या होता है, कोस होता है। इसको कंपोनेंट सिस्टम से हम देखेंगे तो हम इसको कोस आई पी लिख सकते हैं। वैसे आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए कि सर हमें क्या लाना है, आई पी प्लस आर कितना लाना है 90, तो इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस आई पी लिखो, ताकि आई पी इधर आएगा और आई पी प्लस आर कितना होगा 90 होगा। तो ये दोनों बराबर है क्या, साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 कब होगा, जब थीटा 1 और थीटा 2 जब ये साइन बराबर तो इनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें क्या प्रूफ लिखना पड़ेगा कि सर 90 माइनस आई पी इसको जाएगा आर को जाएगा, इसको जाएगा आर। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात 90 माइनस आई पी बराबर कितना होगा, आई पी उधर लेकर आ जाओ। तो हमारे पास हो गया सर आई पी प्लस आर कितना हो जाएगा 90, आई पी प्लस आर कितना होगा 90। तो क्या सिद्ध कर दिया हमने, सर ये जो एंगल है आपका आई पी और सर ये जो एंगल है आर, सर ये दोनों मिलकर कितने हैं 90। अब बताइए अगर ये दोनों मिलकर 90 है तो फिर बचा हुआ कितना होगा सर ये बचा हुआ कितना होगा 90 होगा। अर्थात परावर्तित और ये अपवर्तित दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये इसका सेकंड भाग है, वेरी वेरी मोस्ट, ये भी आता है। तो परावर्तन विधि इंपॉर्टेंट है, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला भाग तो क्या था, परावर्तन विधि क्या है, इसको डायग्राम से समझाइए, बूस्टर नियम लिखो, ठीक है, पहला भाग हो गया। दूसरे भाग में हमने क्या प्रूव किया, इस परावर्तित और अपवर्तित भाग परस्पर लंबवत होते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा है सर, ये आई पी हुआ तो ये भी आई पी होगा। अब ये 90 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर ये दिखाओ कि आई पी प्लस आर ये दोनों 90 है, तो ये दोनों 90 तो ये अपने आप 90 बचेगा, ठीक है। तो सर आई पी प्लस आर कितना करना 90, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ा, सर कुछ नहीं, एक बार सर बूस्टर नियम लगाया, समीकरण 1 आ गया, एक बार स्नेल का नियम लगाया, समीकरण 2 आ गया, और समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिया और सॉल्व किया तो क्या आ गया, आई पी प्लस आर कितना 90 आया। और ये 90 से क्या हुआ, ये बीच में 90 बचेगा, अर्थात ये दोनों भाग क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इस तरह से हमने परावर्तन मेथड को कंप्लीट कर लिया, परावर्तन विधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि स्नेल के नियम से बूस्टर नियम को प्राप्त करो। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आया है। क्या कहा कि स्नेल का जो नियम है, आपने कहा सर बूस्टर नियम आपने लिख दिया कि क्या है बूस्टर नियम, तो बताया था आपने बूस्टर नियम, अभी तो बताया कि क्या है बूस्टर नियम। बूस्टर नियम है ध्रुवण कोण की स्पर्शा, ध्रुवण कोण की जो स्पर्शा होती है, तो ध्रुवण कोण की जो स्पर्शा है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। ध्रुवण कोण की स्पर्शा माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, ठीक है। तो हमें इस बूस्टर नियम को कैसे प्रूव किया, तो देखो अपवर्तन का जो पहला नियम है, जो स्नेल का नियम है सर, उसको लेकर भी हम बूस्टर नियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो डायग्राम क्या है, डायग्राम तो ये रहा आपका, वही परावर्तन मेथड है सर। ये कौन है आपका, अध्रुव प्रकाश है सर। ये कौन है सर, ध्रुवण कौन है, ध्रुवण कोण, तो परावर्तित भाग क्या होगा सर, ध्रुवित होगा, ठीक है। और सर ये कौन है सर, अपवर्तित भाग है सर, ये आंशिक ध्रुवित होगा, ठीक है। तो ये कौन है आपका, ये है कौन आपका आपतित प्रकाश, ये कौन है अध्रुवित, ये क्या हो गया ध्रुवित, और ये कौन है आंशिक ध्रुवित, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव किया है सर, ये कौन होता है आपका आई पी और ये कौन होता है आर। तो सर आई पी प्लस आर कितना है 90, ये भी हमने प्रूव कर लिया सर। ये हमने अब तक किया। ये परावर्तन मेथड होता है कि अगर हम किसी आपतन तल पर अध्रुव प्रकाश को ध्रुवण कोण पर आपतित करें तो उसका परावर्तित भाग पूर्णतः ध्रुवित और अपवर्तित भाग आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। और साथ में यही प्रूव किया कि जो परावर्तित भाग है और जो अपवर्तित भाग है आपस में क्या है, लंबवत है, ठीक है। और ये लंबवत कब होगा, ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये आई पी प्लस आर कितना होगा 90। तो ये भी प्रूव किया हमने। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सर स्नेल के नियम से, जो आपका स्नेल का नियम है या जो अपवर्तन का पहला नियम है सर, उसकी सहायता से क्या करना है सर, उसकी सहायता से बूस्टर नियम को प्राप्त करो। जो आपका स्नेल का नियम है उसको लेकर चलो और बूस्टर नियम तक पहुंचो। तो सबसे पहले देखो बूस्टर नियम है क्या सर, ये रहा tan आई पी बराबर म्यू, ये मुझे निकालना, ये आई पी कोण ध्रुवण कोण, म्यू कोण अपवर्तनांक। तो सर इसको प्रूव करना है हमें स्नेल के नियम से। तो हम स्नेल का नियम लेकर चलेंगे और बूस्टर नियम तक पहुंच जाएंगे। बूस्टर नियम तक पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं अपवर्तन के प्रथम नियम से, अपवर्तन के प्रथम नियम से।
ठीक है, अपवर्तन के प्रथम नियम से। क्या कहा, जो आपका है बूस्टर नियम वो लगकर आना है किससे सर, अपवर्तन का पहला या स्नेल के नियम से। ठीक है, अपवर्तन के प्रथम नियम से या स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। क्या होता है सर, ये साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर बराबर कौन है, म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कौन है, म्यू है सर। ये है आपका अपवर्तन का पहला नियम या स्नेल का नियम। सर इस नियम को लेकर हम बूस्टर नियम प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से किया जा सकता है। केवल इसमें बूस्टर नियम तक आने के लिए हमें किस पे सर, परावर्तन मेथड पे जाना पड़ेगा। बूस्टर नियम किस पे डिफाइंड हुआ, परावर्तन विधि में। अब परावर्तन विधि क्या है कि सर यहाँ आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर रखा जाता है, तभी परावर्तित भाग ध्रुवित होगा। तो सर अगर परावर्तन विधि में आओगे, बूस्टर नियम डेवलप करने के लिए परावर्तन मेथड में आना पड़ेगा। परावर्तन मेथड में आने के लिए सबसे पहले कंडीशन ये आएगी सर, आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है। सबसे पहला हम बोलेंगे सर, आप परावर्तन मेथड ले रहे हो, हम बोलेंगे परावर्तन विधि में। क्या बोलेंगे, परावर्तन विधि में क्या होता है सर, नंबर 1 आई बराबर आई, आपतन कोण ध्रुवण कोण के बराबर होता है। दूसरा सर ये भी पता था सर, ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं, ये प्रूव किया। अर्थात आई पी प्लस आर क्या है, 90 सर, ये भी हमने प्रूव करा परावर्तन विधि में। आई प्लस आई भी होता है तथा दूसरा क्या होता है, तथा आई पी प्लस आर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों कंडीशन हम यूज करेंगे तो आप देखो ये जो स्नेल का नियम है तो यही बूस्टर नियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये जो स्नेल का पहला नियम है या ये अपवर्तन का पहला नियम है, इसमें सर आप परावर्तन विधि की कंडीशन यूज करें, परावर्तन विधि की क्या करें, कंडीशन यूज करें, तो फिर ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये बूस्टर नियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है, म्यू होता है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू होता है। अब आप इसको कैसे लेकर आएंगे, तो इसको लाने के लिए बहुत सिंपल है कि सर आप क्या करेंगे सर, परावर्तन कंडीशन डालेंगे। नंबर 1 आपतन कोण क्या है सर, आईपी के बराबर है। दूसरा आईपी प्लस आर कितना है, 90 है। तो सर देखो एक तो यहां से आर के लिए सोल्व करो, कितना आएगा सर, 90 माइनस आईपी। आईपी प्लस आर कितना है, 90 है। तो सर आर कितना होगा सर, आईपी दे दो 90 माइनस आईपी। तो देखो हमारे पास आपतन कोण कितना है, आईपी, और सर अपवर्तन कोण कितना है, 90 माइनस आईपी। तो ये मान यहाँ पुट करो, तो सर ये कितना आएगा सर, ये आएगा साइन आईपी। आपतन कोण कितना है, आई बराबर आईपी डालना। दूसरा सर आर कितना है, ये 90 माइनस आईपी। ठीक है, तो अब नीचे लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस आईपी बराबर कौन है, म्यू। पर बताया था मैंने आपको, पहले भी लिखा था अभी आपको, साइन 90 माइनस आईपी क्या आएगा, कोस को जाएगा। अभी जस्ट पहले वाले क्लास इसमें किया था ने लास्ट आर्टिकल में, कोस आईपी को लिखा था साइन 90 माइनस आईपी। तो देखो साइन 90 माइनस आईपी किसको जाएगा, कोस आईपी को। 90 आता है साइन किसमें आता है, कोस में, कोस किसमें आता है, साइन में। तो देखो इसमें ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आईपी, और नीचे कौन है सर, ये आ जाएगा कोस ऑफ आईपी बराबर कौन है, म्यू। बराबर कौन है, म्यू। पर देखो ये कौन है, साइन, और ये कौन है, कोस। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। तो ये आ गया आपका tan ऑफ आईपी बराबर कौन है, म्यू। और आप बोल देंगे यही बूस्टर नियम है, यही बूस्टर नियम है। हो गया, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में आया है, जबकि बहुत छोटा सा काम था। अब जिस स्टूडेंट ने दिमाग लगा लिया तो इजी गोइंग स्नेल को बूस्टर में कन्वर्ट कर सकता है। कुछ नहीं करना, स्नेल का नियम पता होना चाहिए, बूस्टर का नियम क्या लेकर आना वो पता होना चाहिए, और परावर्तन कंडीशन पता होनी चाहिए। बहुत छोटा सा, मुश्किल से आप आधे मिनट में काम कर सकते हो। और इसकी मार्किंग कितनी है, 2 मार्क्स की है। पर इसमें देखो वही कर पाएगा जो स्नेल के नियम को भी जानता है, बूस्टर के नियम को भी जानता है, और परावर्तन की कंडीशन भी जानता है। तो देखो काफी 2-3 टॉपिक का मिक्सर है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है पर आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। आपको स्नेल का नियम पता होना चाहिए। दूसरा परावर्तन मेथड पूरा पता है सर, आपतन को ध्रुवण कोण के बराबर होता है, ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं, ये कंडीशन यूज करोगे, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको बूस्टर नियम पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन को कर पाते। तो है तो आंसर शॉर्ट है, लेकिन आपका बैकग्राउंड पूरा आपका तैयार होना चाहिए। तो इसकी मार्किंग कितनी है, 2 नंबर की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन था। अब हम सेकंड मेथड पे बढ़ते हैं। देखो पहला मेथड हमने क्या कर लिया, परावर्तन मेथड कर लिया। अब सेकंड मेथड हम करने जा रहे हैं सर, क्या, दी अपवर्तन मेथड। कौन सा मेथड है, 3 मेथड इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबर 1 परावर्तन, नंबर 2 दी अपवर्तन, नंबर 3 क्या है, दी वर्णन। 3 ही मेथड करेंगे, तो करिए सेकंड मेथड पे आ गया।
देखिए सेकंड हम करने जा रहे हैं दी अपवर्तन विधि। दी अपवर्तन विधि के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम, अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। जो दी अपवर्तन विधि है तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं सर, अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित किया जा सकता है। तो पहले हमें ये सीखना पड़ेगा सर दी अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम दी अपवर्तन विधि के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर सकते हैं। तो देखो दी अपवर्तन को समझने से पहले समझते हैं कि सर कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। ये आयोडो क्रिस्टल होता है, कुनिन का क्रिस्टल होता है, ठीक है, आयोडो का, कुनिन का। उसमें क्या देखा गया, या हम बात करें कैल्साइट क्रिस्टल, किसकी बात करें, कैल्साइट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, कैल्साइट क्रिस्टल की बात करो आप। तो उसमें क्या देखा गया कि सर कैल्साइट क्रिस्टल ये आपका है इस तरह से, यह कैल्साइट क्रिस्टल है। तो क्या देखा गया कि सर अगर हम इस कैल्साइट क्रिस्टल पर, यदि हम इस कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करें, क्या करें सर, अध्रुवित प्रकाश आपतित करें, ये क्या किया हमने, कैल्साइट क्रिस्टल पे अध्रुवित प्रकाश आपतित किए। तो क्या देखने को मिला, हमने क्या ऑब्जर्व किए, हमने देखा कि जब इस पर सर अध्रुवित प्रकाश हम आपतित करते हैं ना, तो ये कैल्साइट क्रिस्टल सिर्फ आपतित अध्रुवित प्रकाश को, आपतित अध्रुवित, ये कौन है सर आपका, तो ये है आपका अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। तो सर अध्रुवित प्रकाश आपतित कर रहे हैं, ठीक है। और क्या देखने को मिला कि सर जब हम इस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं तो ये कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है सर, आपतित अध्रुवित प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में विभाजित कर देता है। क्या कहा कि सर जो ये कैल्साइट क्रिस्टल है वो क्या करता है सर, आपतित अध्रुवित प्रकाश को, आपतित अध्रुवित प्रकाश को सर दो ध्रुवित भागों में विभाजित कर देता है। दो ध्रुवित भागों में मतलब दो भाग में तोड़ेगा और दोनों ही क्या होंगे, ध्रुवित होंगे। मतलब ये वाला भाग भी क्या होगा, ध्रुवित होगा सर, यहाँ ध्रुवित होगा। ये देखो केवल वाई आएगा, वाई नहीं तो डॉट नहीं आएगा, और डॉट होगा तो वाई, तो सर वाई आ गए, और सर यहाँ पे कौन आ गया, डॉट आ गया। तो ये भी कौन है, ध्रुवित भाग। और देखो ये जो प्रकाश बाहर निकल के आया सर वो भी कौन है, ध्रुवित है। तो आप देख रहे कि जब कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित किया गया तो कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है सर, आपतित अध्रुवित प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में विभाजित कर देता है, दो भाग में डिवाइड करेगा। पर पहला भाग भी क्या होगा, ध्रुवित, और दूसरा भाग भी क्या होगा, ध्रुवित, ठीक है। और ये जो पहला भाग है सर इसको हमने कहा, एक को हमने कहा साधारण भाग, दोनों ही ध्रुवित है, और एक को हमने कहा साधारण ध्रुवित और एक को हमने कहा असाधारण ध्रुवित। तो सर ये जो भाग है आपका तो ये कहलाता है साधारण भाग, साधारण भाग या साधारण ध्रुवित प्रकाश, ऑर्डिनरी साधारण भाग या ऑर्डिनरी किरण, ठीक है। ओ किरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओ किरण, साधारण किरण या साधारण भाग, साधारण ध्रुवित भाग। तो ये कौन है, आप देखो ये भी ध्रुवित है, ये भी ध्रुवित है, साधारण ध्रुवित भाग बोलते पूरा इसका, साधारण ध्रुवित भाग। सर ये कौन है सर, ऊपर वाला कौन है सर, ये भी ध्रुवित है, ये भी कौन है, ध्रुवित है। पर ये है सर आपका, इसको बोला हमने असाधारण भाग। क्या बोला इसको, असाधारण भाग बोला, ठीक है, असाधारण भाग, ध्रुवित भाग। ये इसको हम ई किरण के नाम से भी, इसको हम ई किरण के नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या करते हैं सर, ई किरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा क्या सर, यदि हम कैल्साइट क्रिस्टल पर, यदि हम कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करें, यदि हम कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करें तो क्या देखा गया सर, आपतित अध्रुवित प्रकाश का, आपतित अध्रुवित प्रकाश का जो ये कैल्साइट, जब हम कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं तो कैल्साइट क्रिस्टल आपतित अध्रुवित प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में विभाजित कर देता है। एक भाग को हमने कहा साधारण भाग या ओ किरण, और एक को हमने कहा असाधारण भाग या
ई किरण। तो सर साधारण भाग किसको कहा गया, असाधारण भाग किसको कहा गया? तो सबसे पहले उसने कहा, सबसे पहले कौन है सर, साधारण भाग। सर किसको हम साधारण भाग कहेंगे, साधारण भाग, या फिर हम बोलेंगे सर ओ किरण। ठीक है, साधारण भाग की बात करो, किसकी बात करो सर, साधारण भाग की बात कर रहे हैं। तो किसको हम साधारण भाग कहेंगे? तो देखो इसको हमने कहा सर ऑर्डिनरी किरण। तो हमने इसको ऑर्डिनरी किरण क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो भाग है, ये जो ध्रुवित भाग है, कैल्साइट क्रिस्टल से बाहर आने वाला ये जो ध्रुवित भाग है सर, वो सामान्य तरंगों के भांति गुण रखता है। सर सामान्य तरंगों की बात मतलब जैसे ऑर्डिनरी तरंगों की बात करूं, ध्वनि तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, सर ये सब साधारण तरंगे। जो साधारण तरंगों में जो गुण है, जैसे ऑलमोस्ट सभी तरंगों का अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, और हमने बताया कि जो तरंगे हैं वो एक ही माध्यम में समान वेग से चलती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग से चलती है। ठीक है, तो ये है सब सामान्य तरंगों के गुण कि अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना करती है, एक ही माध्यम में समान वेग से चलती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग से चलती है। ये सब ये है सामान्य तरंगों के गुण। तो ये जो ऑर्डिनरी किरण था या जो ये साधारण भाग था, इसको हमने ऑर्डिनरी क्यों कहा, क्योंकि सर ये भाग, यह ध्रुवित भाग क्या करता है, सामान्य तरंगों की भांति, सामान्य तरंगों की भांति सर अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना करता है। ये जो भाग है वो सामान्य तरंगों की भांति क्या करता है सर, अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना करता है, तथा एक ही माध्यम में समान वेग से, एक माध्यम में समान वेग से चलता है। ठीक है, एक माध्यम में समान, जैसे आप एयर माध्यम से उसका वेग समान रहेगा, जब माध्यम बदलोगे तो वेग बदलता है। अब ये बताया हमने आपको कि एक माध्यम में वेग क्या होता है, समान होता है, अलग अलग माध्यम में वेग क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, पानी में अलग, हवा में अलग, पर हवा में तो वेग समान ही रहेगा ना। तो ये सामान्य तरंगों की भांति अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना करता है तथा एक माध्यम में समान वेग से गति करता है। इसलिए इसके गुण कैसे हैं, सामान्य तरंगों वाले, इसको इसलिए हमने इनको कहा सामान्य तरंग, सामान्य ध्रुवित भाग या ऑर्डिनरी किरण, ओ किरण। लेकिन जो ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, इसमें से सर इसमें क्या देखा कि जो सर इसको सर हमने असाधारण भाग क्यों कहा, इसको हमने असाधारण भाग क्यों कहा, क्योंकि सर ये जो ध्रुवित भाग ये सामान्य तरंगों की भांति गुण नहीं रखता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग है। इसमें जो क्वालिटीज है, जो गुण है, वो ऑर्डिनरी तरंगों की भांति नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कुछ अलग से गुण रखता है। ये जो असाधारण भाग है वो सामान्य तरंगों की भांति अपवर्तन परावर्तन की पालना नहीं करता और एक ही माध्यम में सर अलग अलग वेग से चलता है। माध्यम पूरा कैसा है, क्रिस्टल है, इसी में यहाँ पे अलग वेग, यहाँ पे अलग वेग, यहाँ पे अलग, एक ही माध्यम में अलग अलग वेग चलता है। जबकि सामान्य तरंगों में ऐसा नहीं होता। सामान्य तरंगे क्या होती है सर, एक माध्यम में वेग उनका समान रहता है, जब माध्यम बदलती तो उनका वेग बदलता है। जबकि ये जो भाग है वो एक ही माध्यम में अलग अलग वेग से चलता है, इसलिए इसको कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सामान्य तरंगों की भांति अपवर्तन परावर्तन की पालना नहीं करता, साथ ही एक ही माध्यम में ये अलग अलग वेग से चलता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, असाधारण भाग बोला गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सर क्या देखा हमने कि सर अगर कैल्साइट क्रिस्टल पर, यदि हम कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुव प्रकाश आपतित करें, क्या करें, अध्रुव प्रकाश आपतित करें, तो कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है बताइए, आपतित अध्रुव प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में विभाजित कर देता है, दो ध्रुवित भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, एक भाग को हमने कहा ओ किरण, साधारण किरण, साधारण भाग, एक को हमने कहा असाधारण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई किरण। ठीक है, साधारण भाग को हमने तो बोलेंगे सर विभाजित वह ध्रुवित भाग जो कि सामान्य तरंगों की भांति अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना करता है तथा एक माध्यम में समान वेग से गति करता है, साधारण भाग या ओकिरण कहलाता है। तथा विभाजित वह ध्रुवित भाग जो कि सामान्य तरंगों के भांति अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना नहीं करता है, अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना नहीं करता तथा एक ही माध्यम में अलग अलग वेग से गति करता है, सर वो कहलाता है असाधारण भाग। ठीक है, तो ये था सर डी अपवर्तन। सर ये जो कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा, सर फिर डी अपवर्तन क्या है, तो इसी घटना को हम डी अपवर्तन बोलते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा आपतित अध्रुवित प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में विभाजित करने की जो विधि है सर वही कहलाती है डी अपवर्तन। क्या कहलाती है, डी अपवर्तन कहलाती है। अब इस घटना को आगे
अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करने में देखो हो भी रहा है। हमने क्या डाला अध्रुवित और हमें क्या मिल रहा है ध्रुवित। ये भी कौन है ध्रुवित और ये भी कौन है ध्रुवित। तो इस विधि को हम किसमें यूज करेंगे सर, इसको हम यूज करेंगे सर अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने में। और वो हमने कहाँ यूज किया सर, निकोल प्रिज्म। कहाँ यूज किया सर, निकोल प्रिज्म में इस मेथड को यूज किया गया कि सर वहां निकोल प्रिज्म को लिया और सर अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट किया गया। और एक्चुअल में निकोल प्रिज्म पूरा यही होता है, निकोल प्रिज्म में एग्जैक्ट क्रिस्टल यही बनेगा पूरा कंप्लीटली। ठीक है, वहां हम कैसा क्रिस्टल यूज करेंगे, उस पर अध्रुव प्रकाश आपतित करेंगे और देखो दो ध्रुवित भाग मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो ध्रुवित भाग मिलेंगे। पर कैल्साइट क्रिस्टल में देखो दोनों को बाहर नहीं निकाला जाता, इसमें से जो O किरण है उसको क्रिस्टल के अंदर रख लिया जाता है और E किरण को बाहर निकाल लेते हैं। आप देखो ये जो ऑर्डिनरी भाग है, अगर मैं इसको अंदर ही रख लूं, अगर मैं इसको क्रिस्टल के अंदर छोड़ दूं तो बताइए क्या आपतित किया अध्रुवित, क्या मिल रहा है ध्रुवित। तो अध्रुव किसमें कन्वर्ट हुआ ध्रुवित में। तो ये काम कहाँ किया गया कैल्साइट में। तो कैल्साइट क्रिस्टल किस मेथड पे काम करता है, डी अपवर्तन विधि पे। और क्या करता है अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करता है। कैल्साइट क्रिस्टल कौन है सर, जो अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करता है। और किस विधि पे काम करता है, डी अपवर्तन विधि पे। इसलिए कैल्साइट क्रिस्टल सॉरी निकोल प्रिज्म, किसकी बात कर रहे हैं, निकोल प्रिज्म की बात कर रहे हैं। निकोल प्रिज्म कौन है, जो अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करे, जो अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करे और किस विधि पे काम करे, डी अपवर्तन विधि पे कार्यशील हो। तो निकोल प्रिज्म कौन है, डी अपवर्तन विधि पे कार्यशील ऐसी युक्ति, डी अपवर्तन विधि पर कार्यशील ऐसी युक्ति जो कि अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने का कार्य करती है सर, क्या कहलाती है सर, निकोल प्रिज्म कहलाती है। तो निकोल प्रिज्म किस पे काम करता है, डी अपवर्तन विधि पे। और क्या करता है सर, अध्रुवित को ध्रुवित में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये प्रिपस है कि डी अपवर्तन विधि पे कार्यशील वह युक्ति जो कि अध्रुवित को ध्रुवित में रूपांतरित करने का कार्य करे, निकोल प्रिज्म कहलाती है। सर निकोल प्रिज्म में क्या काम होता है, तो एक्चुअली में निकोल प्रिज्म कैल्शियम का क्रिस्टल ही दिया जाता है और क्रिस्टल क्या कर सकता है सर, आपतित अध्रुव को दो ध्रुवित भागों में बांटेगा। ठीक है, ये भी ध्रुवित है, दूसरा भी ध्रुवित है, एक ऑर्डिनरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पर कैल्शियम निकोल प्रिज्म में क्या किया जाता है सर, ये दोनों ही भाग निकल के आ रहे हैं। तो कैल्साइट में क्या, उस निकोल में क्या किया सर, जो दोनों भाग उनमें से O किरण को क्रिस्टल के अंदर ही एब्जॉर्ब करा लेते हैं और E को बाहर निकालते हैं। बस ये निकोल प्रिज्म करता है, इन दोनों में से एक भाग को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे को निकाल देता है बाहर। तो ये क्या आपतित किया अध्रुवित और मिला क्या ध्रुवित। तो ये काम हो गया अध्रुवित में हुआ ध्रुवित में। तो अब हम बात कर रहे हैं सर निकोल प्रिज्म की। तो क्या आपके पास निकोल प्रिज्म की बताइए, तो बता तो दिया आपने। डी अपवर्तन विधि पर कार्यशील ऐसी युक्ति जो कि डी अपवर्तन विधि पर कार्यशील ऐसी युक्ति जो कि अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने का कार्य करती है, क्या कहलाती है, निकोल प्रिज्म कहलाता। देखो उसने कहा निकोल प्रिज्म बनाने के लिए, उसने कहा निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लिया जाता है। ठीक है, निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लिया गया। ठीक है, और इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है सर, इसकी चौड़ाई की तुलना में अधिक रखी गई, लगभग 3 गुना होनी चाहिए। इसकी जो लंबाई है और उसकी चौड़ाई की तुलना में लगभग कितना सर, 3 गुना होनी चाहिए। ओके, और सर फिर क्या किया गया, क्या कहा कि निकोल प्रिज्म में कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया गया जहां इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई में लगभग 3 गुना रखी गई। साथ में इसको जो विकर्ण है उसके विकर्ण को काटा गया। क्या कह रहा है, इसके विकर्ण को काटा गया। ऐसे इसको काटने गया सर, ये आपका क्रिस्टल था। ठीक है, तो पूरा इसको काट दो बीच से, तो काट दो। तो काटने पे क्या होगा सर, ऐसा शेप हो जाएगा सर। काटोगे ना इसको तो ये होगा सर शेप। इसको काट दिया सर, ये लो अलग अलग हो गए दोनों। ओके, तो सर ये पहला भाग और सर ये दूसरा भाग। ठीक है, काट दिया इसको हमने, इनका विकर्ण कैसे काट दो। तो उसने कहा निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा लिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तुलना में लगभग 3 गुना रखी गई। साथ में बोलना चाहता है कि इसको विकर्ण के रेस्पेक्ट काट दो, इसको विकर्ण के रेस्पेक्ट क्या करो, काट दो और काट कर पुनः फिर से जोड़ दो। इसके जो ये ना किनारे उसको स्मूथ घिसो, चिकना करो और वापस से पुनः कनाडा बाल्सम सीमेंट से, किससे जोड़ना है बताओ, कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ दो। इसको क्या करना है सर, कनाडा बाल्सम सीमेंट से इसको फिर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कनाडा बाल्सम सीमेंट से इसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये काम करना है आपको इसमें निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का एक टुकड़ा लिया जाएगा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तुलना में 3 गुना रखी जाती है। उसके पश्चात
कैल्साइट क्रिस्टल को विकर्ण के रेस्पेक्ट काटा जाता है और उसके किनारों को स्मूथ बनाकर पुनः कनाडा बालसन सीमेंट से जोड़ दिया जाता है। तो देखो फिर से इसको जोड़ दिया गया, किससे सर, ये है सर कनाडा बालसन सीमेंट। कौन है ये, कनाडा बालसम सीमेंट, ठीक है, कनाडा बालसम सीमेंट से इसको जोड़ दिया जाता है। साथ में कहना चाह रहा है कि जो इसके ये है ना आपके इसकी साइड एंगल्स को, इसके जो साइड के पास है उसको सर इतना घिसा जाता है, इसको इतना घिसो कि सर इसका जो एक एंगल है, ठीक है, वो तो कितना हो जाए 68 डिग्री हो जाए और एक एंगल सर 112 डिग्री हो जाए। इसके साइड एंगल्स को, इसके जो साइड के पास एंगल है उसके साइड किनारों को इतना घिसा जाता है कि उसका एक एंगल तो कितना हो जाए 68 डिग्री हो जाए और इसका एक एंगल कितना हो जाए 112 डिग्री हो जाए। इसके साइड पृष्ठों को इतना घिसा जाता है कि जो इसका एक एंगल है सर वो तो कितना हो जाए सर 68 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 68 डिग्री हो जाए और इसका जो एक एंगल है आपका ये सर वो 112 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 112 डिग्री हो जाए। बस ये आपको स्ट्रक्चर रेडी करना है, आपको ये स्ट्रक्चर रेडी करना है। क्या तो निकोल पे जो कौन है सर, डी अपवर्तन विधि पर कार्यशील ऐसी युक्ति, डी अपवर्तन विधि पर कार्यशील ऐसी युक्ति जो कि अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने का कार्य करती है सर, निकोल पेज में कहलाता है। निकोल पेज जो बनावट कैसे है, निकोल पेज बनाने के लिए क्या किया सर, कैल्साइट क्रिस्टल एक टुकड़ा लिया गया जहां उसकी लंबाई उसे चौड़ाई तुलना में लगभग 3 गुना रखी जाती है, उसके बाद इसको विकर्ण के रेस्पेक्ट काटा जाता है और पुनः कनाडा बालसन सीमेंट से इसको जोड़कर पुनः इसको जोड़ दिया जाता है तथा इसको साइड पृष्ठ को इतना घिसा जाता है कि इसका एक कोण, जो कोण है वो 68 डिग्री हो जाए और दूसरा कोण कितना हो 112 डिग्री, कितना हो जाए सर 112 डिग्री हो जाए। इसके बाद में सर अब आप इस पे ये निकोल में रेडी है, अब आप क्या करेंगे सर, इस पे अध्रुव प्रकाश आपतित करें, क्या करें सर, अध्रुवित प्रकाश इस पे आपतित करें। तो देखो जैसे हम इस पे अध्रुव प्रकाश आपतित करेंगे, जैसे हम इस पे अध्रुव प्रकाश आपतित करेंगे तो क्या करेगा सर, बताया ना कौन है, कैल्साइट क्रिस्टल टुकड़ा है सर, कौन है सर, कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा है जो क्या करेगा सर, आपतित अध्रुव प्रकाश को, आपतित अध्रुव प्रकाश को क्या करेगा सर, दो ध्रुवित भागों में बांटेगा, दो ध्रुवित भागों में बांटेगा। एक तो कौन है O किरण और एक है E किरण। तो देखो सर दो भाग होंगे सर, एक तो होगा E किरण, क्या है सर असाधारण भाग, एक तो कौन है सर असाधारण भाग, कौन है सर ये E किरण, कौन है सर E किरण और सर दूसरा होगा सर ये कौन है सर, ये साधारण भाग, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर साधारण भाग, या इसको क्या बोलते हैं O किरण, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, बता दिया आपको मैंने कि कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है सर, आपतित अध्रुव प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में रूपांतरित करता है। कैल्साइट क्रिस्टल क्या करता है सर, आपतित अध्रुव प्रकाश को दो ध्रुवित भागों में बांटेगा, दोनों ध्रुवितों पर एक होगा साधारण और एक होगा असाधारण। तो देखो अगर ये दोनों भाग ही बाहर आ जाएंगे, देखो ये y यहाँ पे आ गया, z यहाँ पे आ गया, अब मैं सोच रहा हूँ इसको भी बाहर निकाल लो, तो देखो डॉट यहाँ पे आ गया, तो अगर ये दोनों ही भाग बाहर आ जाए तो देखो y यहाँ पे आ गया, डॉट यहाँ पे आ गया, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो वापस से ये कौन था अध्रुवित और यहाँ पर भी क्या है अध्रुवित, और जबकि हम चाहते हैं कि सर यहाँ अध्रुवित तो हमें यहाँ पे ध्रुवित मिलना चाहिए, तो इसके लिए क्या किया गया कि सर ये जो O किरण है, ये जो आपका ऑर्डिनरी किरण है सर, इसको हमने क्या किया सर, इसको अंदर ही एब्जॉर्ब करा लिया। तो देखो क्या होगा कि सर ये जो O किरण है सर, वो जब इस कनाडा बालसन सीमेंट से टकराएगा तो सर कैल्साइट से किसमें जा रहा है, कनाडा बालसन सीमेंट जा रहा है, एक माध्यम से किसमें दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सर आपतन कोण का मान, यहाँ आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा रखा जाता है, यहाँ आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा रखा जाता है। तो हमने बताया था कि अगर अपवर्तन घटना में क्या होता है सर, आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा रखा जाए तो बताया था कि सर इस केस में कि जो अपवर्तन कोण है उसका मान, अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। इसी चैप्टर में हम कर चुके हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक रखा जाए
तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। इस केस में तरंग का अपवर्तन ना होने हो जाए, ये पूर्णतः आंतरिक परावर्तित हो जाए। तो सर यहाँ पर भी ऐसे ही किया जाता है कि यहाँ ये जो प्रकाश किरण है सर, जब कैल्साइट क्रिस्टल से कर्णावासन में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो अपवर्तन होगा, ठीक है। और यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा रखा गया है, इसलिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। और ये जो भाग है सर वो पूर्णतया आंतरिक परावर्तित होकर क्रिस्टल के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ई किरण इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो असाधारण भाग है, ना तो ये अपवर्तित होता है ना ये परावर्तित होता है, ये अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना नहीं करता है, ये ऐसा भाग है, इसलिए ये तो बाहर निकल जाएगा। और साधारण भाग क्योंकि ये अपवर्तन परावर्तन नियमों की पालना करता है, इसलिए ये जब कैल्साइट से किसमें जाएगा, कर्णावासन सीमेंट में जाएगा, तो यहाँ अपवर्तन होगा। और यहाँ हमने क्या रखा कि सर यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रखा गया, और इस केस में क्या होगा सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को क्रिस्टल के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ई भाग को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार अध्रुव प्रकाश ध्रुव प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा। तो ये है आपका निकोल प्रिज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दी अपवर्तन क्या है और दी अपवर्तन विधि पे कौन काम करता है, निकोल प्रिज्म। तो सर दी अपवर्तन बताया दिया था, कैल्साइट क्रिस्टल पे जब अध्रुव प्रकाश आपतित करते हैं तो दो ध्रुवित भाग होंगे, साधारण भाग और एक असाधारण भाग, ठीक है। और निकोल प्रिज्म ने क्या किया सर, इसी विधि को काम में लिया और उसने क्या किया, अध्रुव को ध्रुव में कन्वर्ट किया। और बनाने के लिए क्या किया सर, एक कैल्साइट का टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई से चौड़ाई से लगभग 3 गुना रखी गई, इसको विकर सर काटा गया, फिर इसको फिर से सीमेंट कर्णावासन सीमेंट से वापस इसको जोड़ दिया गया। उसको साइड पृष्ठ को इतना घिसा गया कि एक साइड पृष्ठ कोण 68 और एक 112 डिग्री रह जाए। उसके बाद में ये निकोल प्रिज्म बन गया। उसके बाद में अध्रुव प्रकाश आपतित किया सर, दो भाग मिलेंगे, एक तो ई किरण एक ओ किरण। तो ई किरण तो असाधारण है, ये तो इसके बाहर निकल गया। सर ओ किरण का हमने क्या यहाँ पे क्या करा लिया सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा लिया। क्या करा लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके क्रिस्टल के अंदर ही इसको एब्जॉर्ब करा लिया गया। इस प्रकार अध्रुव प्रकाश ध्रुवित में रूपांतरित हो गया और अध्रुव प्रकाश को ध्रुव प्रकाश में रूपांतरित करने की विधि जो कौन है, तो वो दी अपवर्तन विधि है। तो इस तरह से हमने 2 मेथड पूरे कर लिया आपके, ठीक है। अध्रुव प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित करने का जो 2 मेथड वो हो गए। पहला मेथड क्या था सर, फर्स्ट मेथड था परावर्तन विधि के द्वारा, वो भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड मेथड हमने कर लिया दी अपवर्तन विधि के द्वारा भी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक मेथड और करेंगे, दी वर्णक विधि, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था लेकिन फिर भी काफी शॉर्ट टाइम में कर लिया अपने। आप इसकी प्रैक्टिस करें। लास्ट लेक्चर में एक लेक्चर और देंगे इस चैप्टर में, जहां हम समझाएंगे कि दी वर्णक विधि क्या है और उसमें आएगा पोलराइड, क्या आएगा पोलराइड। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।